आगरा के श्री पारस अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हमने पूरे मामले को परत दर परत खोलकर रख दिया था। जिसके बाद मौत की मॉक ड्रिल करने वाले श्री पारस अस्पताल के खिलाफ हुई कार्रवाई, ऑक्सीजन बंद करने वालों की दुकान बंद कर दी गई और उस पर लगा दी गई सरकारी सील। आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होगा सकता ऑक्सीजन। पेट्रोलम बने रहे, नहीं जाएंगे समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। ऑक्सीजन बंदी वाला अस्पताल बंद। एबीपी गंगा ने जब ये मौत का मॉक ड्रिल करने वाला वीडियो दिखाया था तो पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद लगातार इस अस्पताल पर नजरें टेढ़ी हो गई थी और आखिरकार आगरा के श्री पारस अस्पताल पर सरकारी ठप्पा लग गया। मौत का मॉक ड्रिल करने वालों पर कार्रवाई। इस वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स लगातार मौत के मॉक ड्रिल का जिक्र कर रहा था कि कैसे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद की गई तो तड़पने लगे थे मरीज, छटपटाने लगे थे मरीज, पड़ने लगा था मरीजों का बदन नीला। लेकिन मरीजों पर पेंडुलम प्रयोग करने वाले आगरा के श्री पारस अस्पताल के भविष्य को पेंडुलम बना दिया। श्री पारस अस्पताल हुआ सील। ऑक्सीजन बंद करने से 22 लोगों के छट जाने का जिक्र करने वालों की इस इमारत पर सरकारी लाल ठप्पा लगा दिया गया। बंद कर दी गई मौत का मॉक ड्रिल करने वालों की दुकान। घड़ी में जैसे ही दोपहर के 12:30 बजे अचानक से एक बार फिर से मरीजों की जिंदगी पर पेंडुलम प्रयोग करने वाले आगरा के श्री पारस अस्पताल के आसपास गहमा गहमी बढ़ गई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस अस्पताल की ताबूत में आखिरी कील ठोकने पहुंची थी, जिस पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप है। तपती दोपहर में एसीएमओ वीरेंद्र भारती और डीसीएमओ आर के अग्निहोत्री स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचे। 8 जून को जो आदेश श्री पारस अस्पताल के लिए जारी किया गया था, ये उस पर मोहर लगाने की आखिरी प्रक्रिया थी, जिसके तहत इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम तेजी से किया गया। तो वहीं श्री पारस अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह अस्पताल जिस पर अब ताला पड़ चुका है, यही वही अस्पताल है। सोमवार को यानी आज से 2 दिन पहले 48 घंटे पहले हमने खबर दिखाई थी। पारस अस्पताल ये वो अस्पताल है जहां 50 की कैपेसिटी थी, 96 मरीज भर्ती थे। पिछले साल भी लगातार इसने संक्रमण फैलाया था और ऐसे अस्पतालों के साथ एबीपी गंगा का अभियान जारी रहेगा। आप समझ सकते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, किस तरीके से ऐसे अस्पताल वाले उनको लूट लेते हैं और लूट के साथ साथ अब तो जो वीडियो आ रहा है उससे समझा जा सकता है ये हत्याएं करते हैं। कुल मिला के कहा जाए, एक बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है और आपदा में अवसर बनाने वाले ऐसे तमाम जो अस्पताल संचालक हैं, इन लोगों को बहुत बड़े स्तर पर उनको लीगल फ्रेम करने की ज़रूरत है। सील हो गया श्री पारस अस्पताल। कल दोपहर को ही श्री पारस अस्पताल के भविष्य का फैसला हो गया था कि किसी भी कीमत पर इस अस्पताल और उसके संचालक को बख्शा नहीं जाएगा। पहली ही फुर्सत में अस्पताल प्रबंधन पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल को सील करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद एक एक कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और फिर 9 जून को मौत का मॉक ड्रिल करने वाले अस्पताल को सील करने वाले आदेश की तस्दीक कर दी गई। दरियादली कोई नहीं है। कोई भी शिकायत आती है उसमें जांच कमेटी का गठन होता है। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उच्च अधिकारी उस पर संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। तो सर क्या लगता है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि जब आपने ऑक्सीजन रोकी है, आप किसी भी जब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो ऐसा प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? सर सवाल ये है कि आप ऐसा प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? क्यों ना आप पर इस पर 302 आईपीसी सेक्शन के तहत मुकदमा अरिंजय जैन के खिलाफ होना चाहिए? आपको नहीं लगता ये चीजें? और वो खुद वीडियो में उसका कबूलनामा है, एक तरफ से सीधे ऑडियो। आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बिना जांच के कुछ भी कहना इसमें उचित नहीं रहेगा। तो आगे की अगर रिपोर्ट इस तरह की निकल के सामने आती है तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी? धाराएं बिल्कुल बढ़ाई जाएंगी। अगर जांच में आती है तो जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर नियमानुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया, तो वहीं लगातार वीडियो के आधार पर जांच की कार्रवाई तेज कर दी गई है। लेकिन सिर्फ अस्पताल पर सरकारी ठप्पा लगना काफी नहीं है, क्योंकि पहले भी श्री पारस अस्पताल सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन फिर भी अब तक इस अस्पताल को किसकी बर्दाश्ती से ऑक्सीजन मिलती रही? कौन है वो शख्स जो लगातार इस अस्पताल पर अपना प्यार लुटाता रहा?
कौन है वो असल गुनहगार जो इस अस्पताल की कार्यस्थानी पर पर्दा डालता रहा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो वायरल होने के बाद आगरा के श्री पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। इससे पहले अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री पारस अस्पताल की पूरी कारस्तानी। पीड़ितों की जुबानी कि क्या है पूरा सच उस दिन का, जिसका जिक्र लगातार वीडियो में किया जा रहा है। आगरा की श्री पारस अस्पताल के दरवाजे पर सरकारी ठप्पा लग चुका है। ये कार्रवाई उस कार्यस्थानी का नतीजा है जिसका जिक्र वायरल वीडियो में लगातार किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि कैसे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करने की मॉक ड्रिल हुई और फिर मरीज तड़पने लगे थे। एबीपी गंगा ने पूरे मामले की परत दर परत खोल कर रख दी थी। वीडियो से लेकर अस्पताल संचालक की सफाई और उस पर अधिकारियों और जिम्मेदारों की कार्रवाई, सब कुछ हमने सबसे पहले दिखाया था। और आखिरकार आगरा के श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। मौत की मॉक ड्रिल की पूरी कहानी एबीपी गंगा पर सुनिए पीड़ितों की जुबानी। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई का जो हंटर चला है, उसने न सिर्फ पारस अस्पताल बल्कि उसके सिपह सलारों को सन्न कर दिया। लेकिन अब आपको सुनाने जा रहे हैं मौत की मॉक ड्रिल की कहानी पीड़ितों की जुबानी। एबीपी गंगा पर सामने आए पीड़ित, दरअसल ये अशोक कुमार है जो आगरा में पुलिस विभाग में तैनात है। जब कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो उसकी चपेट में इनकी पत्नी मुन्नी देवी भी आ गई थी, जिनको श्री पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब अस्पताल के अहाते में लगे सीसीटीवी डिस्प्ले के जरिए वो आईसीयू में भर्ती अपनी पत्नी को देखते थे। लेकिन 26 अप्रैल को जब वो सुबह 10 बजे पहुंचे तो डिस्प्ले बंद था। मैंने 25 तारीख को शाम को उन्हें यहाँ एडमिट किया था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थी और रात में वो सही रही। 26 तारीख को सुबह 4:30 बजे या 4:45 बजे होंगे, इन्होंने हॉस्पिटल से हमें फ़ोन किया गया कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, लिहाजा अपने मरीज को कहीं ले जाएं। तो मैं यहाँ जब आया तो ऑक्सीजन बराबर चल रही थी उस टाइम तक, लेकिन 10 बजे के करीब जब मैं ऊपर उसमें जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें मैं देख रहा था अपनी बीवी को, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए। यही नहीं, मुन्नी देवी की बेटी का आरोप है कि जब उनकी मां का निधन हो गया और शव को शमशान में ले जाया गया, जहां मुन्नी देवी का शव परिवार वालों को दिखाया गया था, तो शव पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ था। इस तरीके से हमसे ऑक्सीजन खत्म होने का जिक्र किया गया था सुबह 4:30 बजे 26 को, तो वो वीडियो उससे कहीं ना कहीं लिंक करती है कि उसमें मिलता है। प्लस हमारी मदर, जब हम शमशान घाट लेके गए तो मेरी मदर की बॉडी भी नीली पड़ी हुई थी। ये आरोप उस वीडियो की तस्दीक करते हैं जिसमें 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करने पर मरीजों के छटपटाने और शरीर नीला पड़ जाने का जिक्र किया जा रहा था। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। श्री पारस अस्पताल की कार्यस्थानी की परतें उखड़ रही हैं, जिसमें एक पीड़ित का ट्वीट सामने आया है। अमित चावला की पत्नी और पिता इस श्री पारस अस्पताल में भर्ती थे। ऑक्सीजन की किल्लत होने पर अमित चावला ने ट्वीट 26 अप्रैल को किया था, जिसके बाद रात करीब 8:30 बजे अमित चावला ने दूसरा ट्वीट भी किया था, जिसमें बताया था कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। मैं मेरी 26 तारीख को ही शाम के समय में लगभग 3-4 बजे के आसपास डॉक्टर साहब से बात हुई थी फ़ोन पर। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछा था, मैंने कहा पिताजी की क्या पोजीशन है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से फ़ोन पर यूँ करके कहा कि अशोक भाई के आई एम सॉरी, मैं आपके फादर को नहीं बचा सकता क्योंकि ऑक्सीजन की हमारे यहाँ बहुत कमी है। तो मैंने ये कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए मेरे को जहाँ से भी लेके आनी पड़ेगी, मैं अरेंज करके आपको दूंगा। तो 6 सिलेंडर जब मैं सेंट पीटर स्कूल के पास पहुंचा था तो डीएम साहब ने 5 सिलेंडर पारस के लिए और 1 सिलेंडर
मैंने बड़ी मतलब मिन्नतें करके मैंने सिलेंडर एक अरेंज किया अपने लिए और 5 अरेंज हुए पारस हॉस्पिटल के लिए। तो ये 6 के 6 सिलेंडर सीधे के सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और मैंने डॉक्टर अरंजन जैन जी को सिलेंडर देने के बाद मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब ये आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर आ गया, अब तो मामला ठीक है, अब तो मेरे फादर बच जाएंगे। तो बोले आप चिंता ना करें, आप जाइए। ये वो तमाम आरोप है जो लगातार वीडियो में की जा रही मौत की मॉक ड्रिल पर मोहर लगाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन उससे पहले श्री पारस अस्पताल के स्टाफ ने गुंडाई भी की। देर शाम अस्पताल के बाहर खड़े हुए लोगों से मारपीट करनी शुरू कर दी। पहले भी सील हो चुका है श्री पारस अस्पताल। वीडियो सामने आने के बाद श्री पारस अस्पताल पर जो सीलिंग की कार्रवाई की गई वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी श्री पारस अस्पताल सील हुआ था, लेकिन बाद में सील खोल दी गई, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि किसके कहने पर श्री पारस अस्पताल की सील खोली गई। यही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर डॉक्टर अरंजन जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यही नहीं, सवाल है कि आखिर 50 बेड वाले कोरोना अस्पताल में 96 मरीज कैसे भर्ती हुए। शिकायतों के बावजूद रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई थी? क्या अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहा था? फिलहाल कार्रवाई का दौर मौत की मॉक ड्रिल करने वाले अस्पताल के खिलाफ शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत सीलिंग के साथ हुई और अब जांच में परत दर परत खुलेगी कि आखिर किसकी सरपरस्ती में श्री पारस अस्पताल कार्रवाई और शिकायत के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा था। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लखनऊ में हुई किडनैपिंग की वारदात से हड़कंप मच गया था, जहां पॉश सोसाइटी में रहने वाली महिला को किडनैप कर लिया गया था और मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। लेकिन 50 घंटे के अंदर ही एसटीएफ ने महिला को बरामद कर लिया और साथ ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है किडनैपर। राजधानी में किडनैपिंग की वारदात, 1 करोड़ की मांगी गई फिरौती, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा किडनैपर। लखनऊ की पॉश सोसाइटी सुशांत गोल्ड सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब इसी सोसाइटी में रहने वाले वकील अनुराग शुक्ला की पत्नी प्रीति शुक्ला अचानक से गायब हो गई और फिर एक फोन कॉल से फैल गई सनसनी। फोन किडनैपर्स का था, जिन्होंने बताया कि उन्होंने प्रीति का किडनैप किया है और बदले में 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में एसटीएफ सक्रिय हुई। लेकिन इसी बीच प्रीति का एक वीडियो उनके पति अनुराग को भेजा, जिसमें प्रीति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो खुद के सेफ होने की बात कह रही हैं। एसटीएफ ने शुरू की जांच पड़ताल, जिसके बाद एसटीएफ एक सुराग तलाशने लगी। इस दौरान उनके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें आखिरी बार प्रीति जाती हुई नजर आई, जिसमें वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और टहल रही हैं। एसटीएफ लगातार प्रीति की तलाश कर रही थी कि तभी जानकारी मिली कि पीजीआई के हरकंसगढ़ी इलाके में रिहायशी इलाके में एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं और जब एसटीएफ ने मकान की घेराबंदी की तो वहां से प्रीति को बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही संतोष नाम का किडनैपर भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। लखनऊ में ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला जो स्वयं लॉयर हैं, उनके हस्बैंड भी जाने माने लॉयर हैं, वो अपने अपार्टमेंट ब्लॉक से वॉक करने के लिए शाम को लगभग 7:15 बजे बाहर निकली और उसके बाद लापता हो गई। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जिस समय वो लापता हुई उस समय वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और जो लास्ट कॉल था उस व्यक्ति से पता चला कि फ़ोन पर बात करते हुए उनकी वॉइस मफल हो गई थी। इसके बाद 1 करोड़ रुपए रैंसम मांगने के लिए कॉल महिला के फ़ोन से ही महिला के हस्बैंड को प्राप्त हुआ। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला कि संतोष के साथ 8 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी प्लानिंग पिछले 15 दिनों से चल रही थी। फिलहाल एसटीएफ की सक्रियता की वजह से आखिरकार प्रीति को सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही संतोष के अलावा उसके और भी साथियों को तलाशा जा रहा है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस अपहरण कांड ने पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जिस तरह से पॉश कॉलोनी सुशांत गोल्ड सिटी से महिला को किडनैप किया गया, उसके बाद 1 करोड़ रुपए रैंसम मांगी गई, उससे यह साफ है कि राजधानी में अपराधियों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और पुलिस का सारा सिस्टम
फेल नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। यूपी में माफिया और गैंगस्टर के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ गोरखपुर के गैंगस्टर रणधीर सिंह की 50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ही तरफ माफिया मुख्तार की काली कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को प्रशासन ने कर लिया है जब्त। देखिए मुख्तार की सल्तनत सी। हम लोग यहाँ पर माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी, सुभान अंसारी और इस सारी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर। इस बजते हुए ढोल ने कई माफिया और स्टेट शीटर्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी कि कोरोना के दौर में थम चुकी कार्रवाइयों ने फिर से जोर पकड़ लिया, जिसके बाद एक बार फिर से माफिया के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ गोरखपुर में एक दिन पहले हिस्ट्री शीटर रणधीर सिंह की 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को टेंशन देते हुए मऊ में उसकी 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। माफिया मुख्तार की बड़ी मुसीबत, मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। जहां एक तरफ मुख्तार के ऐशो आराम पर विराम लग गया, तो वहीं चुन चुन कर मुख्तार अंसारी उसके परिवार वालों की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। मऊ में मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख के दम पर कई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें से एक थाना दक्षिण टोला की प्रॉपर्टी थी, जिस पर 2016 में कब्जा किया गया था। जांच पर कब्जा करने की बात सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को कुर्क कर लिया। 2016 में जमीन पर मुख्तार के गुर्गों ने कब्जा किया था, जिसके बाद उस जमीन पर अंसारी पब्लिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जांच के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और अब जमीन को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। बताया जाता है कि इस जमीन पर कब्जे के बाद निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन विरोध होने के बाद मामले की जांच की गई। लेकिन 4 साल बीतने के बाद अब जाकर इस संपत्ति को कुर्क किया गया, जो करीब 24 करोड़ रुपए की है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, पहले मुनादी कराई और फिर सरकारी ठप्पा लगा दी। एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने अम्मा राबिया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पर आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है। उसके जो अराजी संख्या 869 में है, उसके 20 बाई 12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है।